वेलकम टू द रैंक अप कोर्स अगेन। और आज हम आ चुके हैं लास्ट लेक्चर पे अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, और ये है हमारा स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो डोंट वरी, आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म होने वाला है। तो स्प्रिंग फोर्स हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक भी मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे स्प्रिंग को एक्चुअल में ऐसा समझते हैं कि बहुत टफ होता है, राइट। टफ बिल्कुल नहीं होता, बहुत आसान होता है। आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। देखो, आपको पता है कि अगर मान लो मैं स्प्रिंग लूं, कोई भी स्प्रिंग मेरे पास है। स्प्रिंग बहुत तरह के होते हैं अलग अलग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके पैन के अंदर एक स्प्रिंग होता है, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी साइकिल के स्टैंड के अंदर, साइकिल का स्टैंड या मोटरसाइकिल का स्टैंड, जो स्टैंड होता है ना, साइड स्टैंड, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है। वो बहुत खतरनाक तरह का स्प्रिंग होता है। अगर आप उसको चाहते हो ना जान लगा के खींचना, तो वो खींचता नहीं है ज्यादातर, है ना। तो एक्चुअल में इन दोनों स्प्रिंग में फर्क क्या है? दोनों है तो स्प्रिंग ही ना, और मान लो दोनों सेम मटेरियल से भी बने हैं, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क है। ऐसा क्यों है आपको तो ये समझना है पहले, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि हमारे पास कोई छोटा स्प्रिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा स्प्रिंग है जो आप पैन में यूज कर रहे हो, राइट। वो वाला स्प्रिंग जो होगा ना, वो काफी ज्यादा लूज होता है, बहुत अच्छा सा होता है। मैं लेके भी आया हूं आपके पास, मेरे पास है एक स्प्रिंग जो मैंने पैन में से निकाला है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपको स्प्रिंग शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? एक मिनट, एक बार कोशिश करो देखने की। और ये हमारे पास स्प्रिंग है, ध्यान से देखो। दिख रहा है? तो ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा पैन वाला स्प्रिंग, राइट। इस वाले स्प्रिंग को ना मैं बहुत इजी तरीके से खींच भी सकता हूँ, ठीक है, और इसको दबा भी सकता हूँ, राइट। कंप्रेस भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ही इसी मटेरियल का स्प्रिंग लेके आऊं और इसी शेप का स्प्रिंग लेके आऊं, इतना ही बड़ा लेके आऊं, मतलब साइज सेम रखूं, सब कुछ सेम रखूं, सिर्फ और सिर्फ मैं वो वाला स्प्रिंग लेके आता हूं जो कहां पे है, जो साइकिल के स्टैंड में लग रहा है, राइट। मैं उसको खींच नहीं पाता हूं, मैं उसको जल्दी से खींच नहीं पाता हूं, जल्दी से दबा नहीं पाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा शायद, एक हुक्स लॉ होता है हमारा, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। सॉलिड्स में आप लोग एक चीज पढ़ते हो, हुक्स लॉ। तो हुक जो था उसने एक बात बताई थी बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, मतलब उसने बोला था कि एक्चुअल में ना हर स्प्रिंग के पास एक कांस्टेंट होता है के। हर स्प्रिंग के पास एक कांस्टेंट होता है के। ये जो के होता है ना, इस के का मतलब होता है स्टिफनेस, ठीक है ना। ये जो के होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूं। ये रेडियस पे डिपेंड करता है स्प्रिंग की, ठीक है। ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है स्प्रिंग की, और साथ में ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है किस मटेरियल से स्प्रिंग बना हुआ है। इस के को हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टिफनेस कांस्टेंट, राइट। साथ में हम लोग इसको कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ में? स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं हम लोग। तो वो हमारी मर्जी है, हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग मैक्सिमम टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम ही यूज करते हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग था जिसकी नेचुरल लेंथ ऐसी थी कुछ, ठीक है। इसके पास मैंने कोई लोड नहीं डाला हुआ, इसलिए बिल्कुल अपनी नेचुरल लेंथ पे बना हुआ है। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कब आती है? स्प्रिंग फोर्स तब आती है जब आप स्प्रिंग की लेंथ को, नेचुरल लेंथ से आप उसको किसी और चीज पे लेके जाते हो, राइट। आप उसकी लेंथ को बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उसके अंदर ना एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, राइट। तो मान लो कि मेरे पास कोई भी, मैंने क्या करा, इस स्प्रिंग के ऊपर एक लोड डाल दिया। लोड डालने के बाद इसकी क्या हुई, इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया। लेंथ में इंक्रीमेंट आने की वजह से इसके अंदर ना एक फोर्स डेवलप हो गई। इसके मॉलिक्यूल्स ने बोला नहीं नहीं, हमें तो वापस जाना है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स आ गई, जिस रेस्टोरिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और ये एक्चुअल में जो स्प्रिंग फोर्स होती है, ये एक्चुअल में इक्वल एंड अपोजिट होती है एक्सटर्नल फोर्स के। तो मान लो एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाई ना यहाँ पे, मान लो वो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल है, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। मैं स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचना चाहता हूं, ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग है ना, अगर मैं इसको जितना ज्यादा खींचना चाहता हूं, क्या मुझे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, राइट ना। बिल्कुल सही। तो मुझे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितने मैं इसको खींचना चाहता हूं। तो मान लो कि मैंने बोला कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाओगे तो फिजिक्स में एक रूल होता है कि यहां पे एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट इज के। तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई? के एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, ये क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि स्प्रिंग फोर्स इज एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स।
तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो स्प्रिंग फोर्स को आप लोग ऐसा बोल सकते हो, इट इज माइनस के एक्स। ओके, माइनस के एक्स, दैट इज माई स्प्रिंग फोर्स। आप लोगों को समझ में आई स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? स्प्रिंग फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स होती है। ये एक्स पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एक्स होगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगी। और हमेशा जिधर की तरफ अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करोगे तो अंदर की तरफ लगेगी, स्प्रिंग को दबाओगे तो बाहर की तरफ लगेगी। याद रखना, हमेशा अपोजिट लगती है, मतलब हमेशा स्प्रिंग को अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करती है ये फोर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत इसमें यहां तक नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब मैं आपके लिए कुछ कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा होगा शायद 10th क्लास में, राइट? वैसे ही हमारे पास स्प्रिंग के भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। सबसे पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को मैंने दो स्प्रिंग से कनेक्ट करा हुआ है और दोनों स्प्रिंग वन ओवर द अदर लगे हुए हैं, राइट? मैंने माना कि पहले वाले स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है और दूसरे वाले स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 है। के के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। के क्या होता है? स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? चलिए, अगर मैं इस ब्लॉक को एक F फोर्स से खींचूं राइट की तरफ, मान लो कि मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूं F फोर्स से, तो मुझे सोच के बताओ क्या दोनों स्प्रिंग के अंदर सेम फोर्स आएगी क्या? मुझे नहीं लगता यार। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना, अगर मान लो ये बॉक्स यहां से खींच के, मान लो ये बॉक्स यहां से खींच के यहां तक ले आया मैं, मतलब मैंने जो डिस्प्लेसमेंट करा मान लो x करा, ठीक है? तो क्या इस वाले पहले वाले स्प्रिंग में भी x डिस्प्लेसमेंट आएगा और दूसरे वाले स्प्रिंग में भी x डिस्प्लेसमेंट आएगा? ये बात तो गारंटेड है ना? यस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम, इलोंगेशन और कंप्रेशन वुड बी सेम। मैं ऐसा बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, राइट? लेकिन क्या चीज डिफरेंट होती है? सोचो एक बार, जो मैंने टोटल फोर्स में लगा रहा हूं, क्या वो टोटल फोर्स होगी? इसके अंदर भी एक F1 फोर्स डेवलप हो जाएगी, इसके अंदर एक F2 फोर्स डेवलप हो जाएगी। सर फोर्स भी इक्वल होनी चाहिए। नहीं यार, फोर्स कैसे इक्वल होगी भाई? K1 K2 अलग अलग है ना, इसलिए फोर्स इक्वल नहीं हो सकती। तो मैं बोलूंगा कि एक होगी F1 फोर्स, एक होगी F2 फोर्स, इन दोनों को मिला के तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा पूरा सिस्टम, है ना? बिल्कुल यार। जो आप F फोर्स लगा रहे हो राइट की तरफ, वो किसके इक्वल आएगी? F1 प्लस F2 के इक्वल आएगी। बिल्कुल सही है। व्हाट इज F? F क्या है? F मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं दोनों स्प्रिंग की जगह पे एक और नया स्प्रिंग लगाना चाहता हूं तो मुझे उस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा? उसको मैं बोल रहा हूं K इफेक्टिव इनटू उस स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा? वो भी x ही आएगा। बिल्कुल सही। F1 को क्या लिखोगे? K1 x1। F2 को क्या लिखोगे? K2 x2। लेकिन हमने तो पढ़ा कि x1 और x2 भी x ही है भाई, तो क्या K इफेक्टिव को मैं लिख दूं K1 प्लस K2 इंटू एक्स? नहीं समझे यार तुम लोग? कुछ बात समझ में आ रही है सबको? पक्का, गारंटी से, राइट? तो ध्यान से देखो, यहां से ये भी x था, x छम्मा हो गया, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है कितना? K इफेक्टिव इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ये सारी बातें मैं यूज करने वाला हूं ऑस्किलेशन में, याद रखना इस बात को। तो प्लीज जो भी मैं बता रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑस्किलेशन के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन शायद समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है? अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक स्प्रिंग के साथ एंड टू एंड दूसरा स्प्रिंग अटैच है, फिर दूसरे के साथ तीसरा एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे दो का एग्जांपल लेता हूँ पहले, ठीक है? तो जैसे कि मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग थे, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या है? K1 प्लस K2। अगर तीन होते तो K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो ये K1 है और ये K2 है, ठीक है? और मैं दोबारा फिर से इस वाले स्प्रिंग को, मतलब इस वाले ब्लॉक को मान लो कि F4 से इधर की तरफ खींच रहा हूं। तो अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में इस बार डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? गारंटी नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि मान लो इसके अंदर स्प्रिंग, मतलब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया वो x1 आया, इसके अंदर x2 आया, तो क्या x1 और x2 को मिला के इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा ब्लॉक के अंदर? मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना आएगा? x1 प्लस x2। बिल्कुल सही। तो क्या मुझे बोलना चाहिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या वो x1 प्लस x2 के इक्वल हो रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल। एक और चीज समझो, आप, मैं आपको बोल रहा हूं आप दो पॉइंट को एनालाइज करो। इस वाले पॉइंट को एनालाइज करो, जो ये वाला पॉइंट है, क्या ये ब्लॉक से भी कनेक्टेड है और पहले वाले मतलब दूसरे वाले स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है? बिल्कुल। तो क्या इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी इधर और इधर, क्या वो दोनों सेम फोर्सेज होंगी? बिल्कुल यार। वैसे ही अगर ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो जितनी फोर्स इधर लगेगी जितनी फोर्स इधर लगेगी, क्या दोनों इक्वल होंगी? बिल्कुल। इसका मतलब फोर्सेज इक्वल है। यहाँ पे क्या इक्वल है भाई? तो जब भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको क्या समझना है?
आपको समझना है फोर्सेज इक्वल है, राइट। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, फोर्सेज रिमेन्स सेम। इंग्लिश में मत जाना, ठीक है, मुझे पता ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चलो x इक्वल टू x1 प्लस x2 आ गया। x की वैल्यू क्या है बताओ जरा एक बार, f बाई के इफेक्टिव। नहीं समझे आप लोग, f बाई के इफेक्टिव, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लॉक जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मान लो कि मैं 2 स्प्रिंग की जगह 1 स्प्रिंग लगा दूंगा, तो उसका k क्या होना चाहिए, एंड दैट इज के इफेक्टिव। x1 की बताओ, x1 की बात आएगी f अपॉन k1 और x2 की बात आएगी f अपॉन k2। f2 नहीं लिखूंगा मैं, f अपॉन k2 लिखता हूं। f f f सब छम्मा छम्मा हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आया 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो आप लोगों को याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, के इफेक्टिव इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। जो आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था उसका उल्टा है ये, है ना। सीरीज में फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 एंड सो ऑन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपने पैरेलल में पढ़ा था रेजिस्टेंस में, वो यहाँ पे सीरीज में है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया था मैंने ताकि आप लोग ऑस्किलेशन में हर चीज को समझ पाओ, ठीक है। जब मैं ऑस्किलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि पहले मेरी ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद ऑस्किलेशन वाली वीडियो देखना, ठीक है। अभी ऑस्किलेशन वाली वीडियो आने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि मैं पूरा एकदम सीरीज से बना रहा हूँ सारे लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आएगा लेकिन वो, डोंट वरी, ठीक है, टच में रहो। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, मेरे पास पहली सिचुएशन है और उन्होंने बोला है कि मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट P यहाँ पे है और एक पॉइंट P यहाँ पे भी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप लोग दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन A है, दूसरी सिचुएशन B है, आप दोनों सिचुएशन में F फोर्स से इस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहे हो, राइट। P पॉइंट को खींच रहे हो। तो मान लो आपको बोला गया कि यार P पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट आया ना, मान लो वो y है, कितना है y, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है और हमारा जो फोर्स है वो F है। तो आप लोगों को पहली सिचुएशन में F K और Y के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना है और दूसरे वाले सिचुएशन में भी ऐसे करना है, F K और Y के बीच में एक रिलेशन पैदा करना है। तो आप लोगों को करना क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन F K एंड Y। क्या करोगे बताओ, दोनों सिचुएशन में पैदा करना है। तो पहली वाली सिचुएशन को मैं एक बार एनालाइज करता हूं, देखता हूं और मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं इस वाली फोर्स को F मान लूं, चलो ठीक है, तो क्या इस वाली फोर्स को भी F ही मानना पड़ेगा क्या? हाँ, जरूरी नहीं है। आप लोग इसको टेंशन मानो, क्या मानो, टेंशन। चलो यहाँ पे भी टेंशन T लग रही है, यहाँ पे भी टेंशन T लग रही है ऊपर की तरफ। क्या ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा यार। तो क्या ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को मैं बोल रहा हूं FS, स्प्रिंग फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए हम पहली सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं, ए सिचुएशन। इसमें हमने बोला क्या, इसमें हमने बोला कि भाई 2T की वैल्यू, क्योंकि 2T नीचे की तरफ लग रहा है और FS ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इक्वल है, राइट। एक और बात मुझे सोच के बताओ, अगर ये वाला P वाला पॉइंट Y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब Y नीचे जा रहा है, तो स्प्रिंग कितना खींचेगा? क्या आप लोगों को एक याद है, मैंने एक रिलेशन डेवलप करवाया था आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ब्लॉक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड ब्लॉक अपॉन 2। याद है, AP इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2, VP इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। याद होगा, कंस्ट्रेंट मोशन में भी बताया था, राइट। तो क्या यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि अगर मैं यहाँ से रिलेशन डेवलप करूँ तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पॉइंट अपॉन 2। पुली का डिस्प्लेसमेंट मतलब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ना, बिल्कुल सही। और फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा P, तो YP। सेकंड वाला पॉइंट हमारा फिक्स है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अपॉन 2। अब मुझे बताओ YP कितना डिस्प्लेसमेंट है, YP का, P वाले पॉइंट का, Y है ना, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Y अपॉन 2। ठीक है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मुझे आ गया। तो क्या मुझे एक बात पता लगी कि स्प्रिंग जो खींचेगा वो Y/2 खींचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगी बताओ जरा एक बार मुझे। स्प्रिंग फोर्स लगेगी कितनी, K इंटू Y अपॉन 2। नहीं समझे आप लोग, K इंटू Y अपॉन 2। और मुझे तो एक बात और पता है कि इस वाले P वाले पॉइंट के लिए क्या टेंशन और F फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं 2T को यहाँ पे 2F भी बोल सकता था क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या मैं अगर इस रिलेशन को देखूं और इस रिलेशन में मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो लिखा जाएगा 2F इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज KY अपॉन 2। तो F की वैल्यू कितनी आ रही है,
KY/4। नहीं समझे? कितनी आ रही है F फोर्स? KY/4। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन F, K एंड Y। प्लीज याद रखेंगे जब मैं इस क्वेश्चन को ऑस्किलेशन में करवाऊंगा, जब आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो प्लीज इस चीज को आप लोग याद रखो कैसे डेवलप किया था हमने रिलेशन। ठीक है, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में ध्यान से देखो। सेकंड वाले में इस बार दोबारा फिर से मैं लिखूंगा, मान लो कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है, ऊपर की तरफ दोनों टेंशन लग रही है TT। तो क्या मुझे इस बार बोलना चाहिए कि F इक्वल टू 2T है? बिल्कुल है यार, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा फिर से रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करूं तो ये वाला पॉइंट अगर y नीचे जा रहा है तो क्या ये पुली का डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल यार। तो पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पे y लगा दोगे इस वाले फॉर्मूले में, देखो एक बार ध्यान से बहुत, इस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पे y लगा दोगे तो क्या y1 का डिस्प्लेसमेंट 2y आएगा? ओ माय गॉड, इसका मतलब स्प्रिंग कितना खींचेगा? 2y खींचेगा। नहीं समझे? तो क्या स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी ऊपर की तरफ? बताओ जरा एक बार। स्प्रिंग फोर्स लगेगी K इंटू 2y, हाँ या ना? और क्या स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है? स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, टेंशन नीचे है, तो क्या टेंशन के इक्वल है ये? बिल्कुल है। तो क्या करो, टेंशन की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू FS। व्हाट इज FS? इट इज K इंटू 2y। तो मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4KY। नहीं समझे? हाँ, तो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास? F इक्वल टू KY/4, F इक्वल टू KY/4, और दूसरा रिलेशन आ रहा है F इक्वल टू 4KY। दोनों रिलेशन समझ में आए? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको बहुत तेजी लग रहा है मेरा लेक्चर कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करो या फिर स्पीड स्लो कर लो, वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा देखा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन में ना एक रस्सी है ऊपर और नीचे एक स्प्रिंग है। ठीक है, एक ब्लॉक है 2m मास का, एक ब्लॉक है m मास का। उन्होंने पूछा इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक्स, मान लो रस्सी टूट गई तो इनिशियल एक्सेलरेशंस क्या क्या होंगी दोनों ब्लॉक्स की, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे सोच के बताओ, क्या ये स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा? फिलहाल इलोंगेट होगा? बिल्कुल होगा यार, इलोंगेट है ना। तो सोच के देखो इस पे फिलहाल कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, बताओ जरा मुझे एक बार। अगर मैं 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा 2mg? बिल्कुल यार। ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा? बिल्कुल यार। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है ये दबा हुआ है या खींचा हुआ है? सोचो एक बार। सो मेरे अकॉर्डिंग तो स्प्रिंग खींचा हुआ है, राइट। अगर ये खींचा हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके अंदर ऐसे फोर्स लगेगी, रेस्टोरिंग फोर्स, जो उसको दबाने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी KX0, राइट। मान लो X0 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या अगर हमारे पास इक्वेशन बनाने की कोशिश करें हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन, सो पहली इक्वेशन आएगी T इक्वल टू KX0 प्लस 2mg। कैसे? इस वाली इक्वेशन में कोई दुविधा नहीं। चलिए अब M ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। M ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक KX0 लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, राइट। तो क्या KX0 की वैल्यू mg के इक्वल है? इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सोच के एक बार सोच के बताना, अगर मैं इस रस्सी को काट दूं या रस्सी टूट जाए तो क्या चीज जीरो हो जाएगी भाई? तो मेरे अकॉर्डिंग तो टेंशन जीरो हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही टेंशन जीरो हो गई तो कौन सी फोर्स जीरो हुई, मतलब कौन सी फोर्स कम हुई 2m ब्लॉक के लिए? मेरे हिसाब से 2m ब्लॉक के लिए कौन सी फोर्स कम हो गई? ऊपर वाली फोर्सेस। तो नीचे वाली डोमिनेंट हो जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक नीचे भागेगा, राइट। तो फाइनल सिचुएशन में आप ऐसा मान के चलो कि जो 2m वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ भागेगा, राइट। कैसे भागेगा नीचे की तरफ, पहले वो देखते हैं। तो मान लो कि ये 2m ब्लॉक है, ये 2m ब्लॉक एक्चुअल में नीचे की तरफ भागेगा, मान लो A1 एक्सेलरेशन से। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? 2mg नीचे लग रहा है और साथ में और क्या लग रहा है? KX0 भी लग रहा है, ठीक है। तो क्या मुझे बोलना चाहिए 2m इक्वल टू 2mg प्लस KX0? बिल्कुल यार, बट KX0 की वैल्यू क्या है? KX0 की वैल्यू तो mg थी यार इनिशियली, है ना। पुट कर दो तो क्या लिखा जाएगा? 2ma1 इक्वल टू 2mg प्लस mg। नहीं समझे यार तुम लोग? पक्का सोच लो, गारंटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ से m सब छम्मा छम्मा कर दूं, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा भाई? A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3g/2। ये नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन, याद रखना। तो 2m वाला ब्लॉक नीचे भागेगा 3g/2 से, राइट। अच्छा, m वाला ब्लॉक भी कहीं भागेगा क्या? m वाले ब्लॉक पे तो कोई फोर्स जीरो ही नहीं हुई, तो इमीडिएटली नहीं भागेगा। तो m इमीडिएटली इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? 0। क्या इतनी बात याद रहेगी? लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक एकदम से नीचे आएगा, कितनी से? 3g/2 से, एंड दैट इज योर आंसर। इसमें कोई दुविधा है तो बोलो फटाफट। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ऐसा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन मैंने रस्सी वाला करवाया और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं किसका? ये एक तरीके का टेबल वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा।
तो मान लो हमारे पास दोबारा फिर से M1 और M2 दो ब्लॉक्स हैं जिनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। आपको पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ द वेट्स जस्ट आफ्टर द सपोर्ट S इज क्विकली रिमूव्ड। इस वाले केस में स्प्रिंग दबा हुआ है, राइट। तो अगर मैं M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, नीचे देखो, नीचे लगेगा M1G, ऊपर की तरफ लगेगा KX0। नहीं समझे, क्योंकि स्प्रिंग दबा हुआ है ना, दबने का मतलब ये ऐसे फोर्स लगाएगा दोनों तरफ, है ना। लगा दिया, चलो भाई। तो यहाँ पे KX0 की वैल्यू आ रही है M1G के इक्वल एंड दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक M2G लग रहा होगा और साथ में ही एक KX0 भी लग रहा होगा, ऐसे कुछ, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू KX0 प्लस M2G, इक्वेशन नंबर 2। हाँ है ना, राइट ना, सही है ना बात। चलिए, अगर आपने इस टेबल को एकदम से हटा दिया, टेबल के हटते ही क्या चीज जीरो हो जाएगी सोच के बताना। एकदम कांटेक्ट हट जाए, कांटेक्ट टूट जाएगा, कांटेक्ट टूटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो फिर आप क्या बोलोगे, इसका मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो ऊपर वाली फोर्स जीरो हुई ना, तो फिर नीचे वाली डोमिनेंट हो जाएगी, तो M2 ब्लॉक एकदम से नीचे भागेगा। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो क्या लिखोगे आप लोग, M2A2 इक्वल टू क्या, KX0 प्लस M2G। नहीं समझे क्या, KX0 की वैल्यू मुझे पहले से पता है M1G है, लगा दो यहाँ पे। तो M2A2 इक्वल टू M1G प्लस M2G। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है ना, A2 की वैल्यू आएगी M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन M2। दैट इज माई एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। क्या इतनी बात समझ में आई। अच्छा, फर्स्ट वाले ब्लॉक के बारे में क्या कमेंट करोगे आप लोग। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे कोई चीज़ जीरो हुई, मुझे तो लगता है यार कोई भी चीज़ जीरो नहीं हुई, राइट। अगर जीरो नहीं हुई तो फिर क्या होगा, M1 ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहेगा ये। इसकी जीरो और इसकी कितनी, अभी निकालिए, M1 प्लस M2 इंटू G अपॉन M2, और नीचे की तरफ आएगी, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। तो ये थी स्प्रिंग फोर्स। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को, पूरी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। 8 लेक्चर्स बनाए हैं मैंने, सब कुछ समझा दिया, कंस्ट्रेंट वगैरह सब, ठीक है। और ये कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा, मैं पूरा 11th प्लस 12th सब डालने वाला हूँ फ्री में, डोंट वरी, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।